कृष्ण गोपाल जी। कृष्ण गोपाल जी, जी सर। कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद सर। जी। आपका बीएससी नर्सिंग किया हुआ है? जी सर। ओके। इसमें आप अभी एएनएम है? जीएनएम या नहीं एएनएम? सर, मैं जीएनएम हूँ सर। एएनएम केवल महिलाओं के लिए होता है सर। ओके ओके। जीएनएम है आप। ओके। थोड़ा सा बताएं आप अपने जॉब के बारे में, कुछ मुझे बताएं। जी सर। सर मैं एक नर्स पद पर कार्यरत हूँ सर। 1998 से मैं चिकित्सा विभाग में कार्यरत हूँ सर। और मेरा हाँ हाँ। कार्य जो भी बीमार या जो बीमारी जो स्वास्थ्य की उन्नति के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी आते हैं सर, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ये मेरा मुख्य कार्य है सर। अच्छा। नहीं, आपका जो काम है, आप स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हो, सेवा का काम है, और आम आदमी से सीधा जुड़ाव रहता है इसमें। गरीबों का भी आप इसमें काफी भला कर सकते हो। जो वंचित और पिछड़े वर्ग है उनके लिए भी आप अच्छा काम कर सकते हो। फिर इतना सब कुछ सेवा का मौका मिलने के बावजूद भी आप इसमें आरएस में क्यों आना चाह रहे हो? सर नर्सिंग निस्संदेह बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा सेवा का कार्य है सर। नोबेल प्रोफेशन भी कहा जाता है सर। नर्सिंग हम्म। प्रोफेशन में कार्य करने के दौरान ही एक घटना ने और एक लोक सेवक ने मुझे बहुत प्रेरित किया सर। हम्म। ये 2011 की बात है सर। 2011 में एक लोक सेवक ने एक छोटी सी एक योजना लेकर आया है सर। उस योजना के बाद में उसका प्रभाव जो मैंने समाज में देखा सर, उससे और उन लोक सेवक से मैं प्रेरित हुआ सर। और 2012 में मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया। 2015 तक मैंने बीएससी नर्सिंग की और उसके बाद में मैंने हम्म। आरएस के लिए ट्राई किया सर। नहीं, क्या योजना थी जिससे आप प्रभावित हुए? सर ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एक योजना है सर, जो अभी फ्लैगशिप योजना है हमारे राजस्थान सरकार की। हाँ हाँ। इस योजना के पहले भी मैंने जो हमारा राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र जो है, इसमें जो गरीब वर्ग है उसकी मैंने स्थिति देखी सर। और इस योजना के बाद में मैंने उनके दवाओं के प्रति उनका निश्चित हो जाना बिल्कुल, और उनके स्वास्थ्य के स्तर में जो उन्नति मैंने देखी सर, उससे मुझे लगा कि एक लोक सेवक में इतनी क्षमताएं होती है कि वो सकारात्मक परिवर्तन समाज में ला सकता है सर। ठीक है, फिर आप, अगर आपको आरएस बना दिया जाए तो आप क्या बदलाव करेंगे? इस आपके चिकित्सा के क्षेत्र में क्या बदलाव कर पाएंगे? सर सर चिकित्सा के क्षेत्र में वैसे तो कार्य बहुत अच्छी तरह से सब किए जा रहे हैं सर, लेकिन मुझे कुछ ऐसी समस्याएं लगती है सर। एक तो सर ग्रामीण स्तर पर और जो छोटे लेवल के जो हॉस्पिटल्स है सर, वहाँ पर चिकित्सा कर्मियों और चिकित्सकों का ठहराव सुनिश्चित करने का मैं जरूर प्रयास करूंगा सर। और दूसरा सर, जहाँ पर डॉक्टर्स की और चिकित्सा क्षेत्र की पहुंच ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पर नीम हकीम बहुत अधिक फल फूल रहे हैं सर। नीम हकीमों की वजह से ग्रामीणों के जो स्वास्थ्य के नहीं, साथ खिलवाड़ हो आपके रहा है, इस पर मैं अंकुश भारत लगाने की में कोशिश कर रहा स्वास्थ्य हूँ। सेवाओं के संदर्भ संदर्भ में दो तीन तरह की मुख्य समस्या रहती है। नंबर एक तो ये कि लोग चिकित्सा की बजाय अंधविश्वास पे ज्यादा ध्यान देते हैं। नंबर टू, मैन पावर की बहुत कमी है। नंबर थ्री, चिकित्सा के क्षेत्र के जितने भी ह्यूमन पावर है वो कहीं भी रूरल बेल्ट में ठहरना नहीं चाहता, क्योंकि उनको अर्बन में अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। सरकार के बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी नहीं ठहरा, बहुत बिल्कुल कम है। तीन ये मुख्य समस्या है। इसमें आप अपने स्तर पे आरएस होते हुए क्या बदलाव कर सकते हैं? सर अंधविश्वास की समस्या तो एक जागरूकता से संबंधित समस्या और शिक्षा से संबंधित एक समस्या है सर। अगर लोगों को शिक्षित और जागरूक किया जाएगा तो मुझे लगता है कि अंधविश्वास से संबंधित समस्या पर काबू धीरे धीरे पाया जा सकता है सर। मानव संसाधन की कमी पर ये सीधा किसी एक एसडीएम के या मैं जहाँ पर लगूंगा मेरे अधिकार क्षेत्र में तो नहीं रहेगा सर। हाँ, लेकिन सरकार के स्तर पर इसके जरूर प्रयास किए जाने चाहिए। और जितना मानव संसाधन अभी उपलब्ध है सर, उनका ठहराव अगर सुनिश्चित करेंगे तो भी उसमें काफी अच्छी हम चिकित्सा सेवाओं को सुधार पाएंगे सर। नहीं, लेकिन सरकार का तो अब परेशान होकर सभी निजीकरण करना शुरू कर दिया है।
ग्रामीण क्षेत्र के जो चिकित्सालय हैं, उनको भी निजी हाथों में देना शुरू कर दिया है, तो फिर वहाँ आरएस का क्या रोल रहेगा? जी सर। सर आरएस का रोल अगर निजी क्षेत्रों में दे भी दिया जाता है तो आरएस का रोल उनका मॉनिटरिंग और सुपरविजन करना तो फिर भी ये रोल रहेगा ही सर। और प्राइवेट फील्ड में दिए जाने के बावजूद उनका जो उद्देश्य है और जो वंचित वर्ग तक उस चिकित्सा या चिकित्सा क्षेत्र की सेवाएं पहुंच पाए, ये सुनिश्चित करना तो एक आरएस का कर्तव्य फिर भी रहेगा सर। अच्छा, बालिका लिंगानुपात राजस्थान में भी काफी कम हुआ है पिछले जनगणना में देखे थे, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सर सर बालिका लिंगानुपात कम होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं सर। इसमें जो सरकार ने काफ़ी प्रयास किए भी हैं सर। अ, कुछ ऐसी जागरूकता संबंधी प्रयास भी मैं करूंगा और साथ में जो पीसीटीएस पीसीपीएनडीटी जो एक्ट है सर उसके कठोरता से उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की मैं कोशिश करूंगा सर। और सर समाज में इस तरह से जो एक लैंगिक भेदभाव या एक लैंगिक पूर्वाग्रह जो है उसको मैं हटाने का प्रयास करूंगा सर। और कुछ ऐसे रोल मॉडल्स वहाँ उस क्षेत्र में मैं पहचानूंगा जिनकी मदद से मैं वहाँ एक जागरूकता फैला सकूं कि बेटियां भी किसी चीज़ से किसी बेटे से कम नहीं होती है। और बेटियों का जो भ्रूण हत्या है वो नहीं की जानी चाहिए, इस प्रकार का मैसेज देने का जरूर प्रयास करूंगा सर। आपने 99 से आप इस सेवा में है ना? जी मैं 98 से इस सेवा में हूँ सर। 98 से। तो इतने जी लंबे सर। कार्यकाल के दौरान आपने कोई ऐसा कार्य किया हो जिसका उल्लेख करना चाहो? सर सर एक बार जिस क्षेत्र में मेरी जिस सीएससी पर पीएससी पर मेरी नौकरी थी सर, उस समय वहाँ पर किसी वजह से जो डॉक्टर्स की एक स्ट्राइक चल रही थी उस समय उसी उसी दौरान वहाँ पर एक महामारी डायरिया वगैरह वहाँ फैल गई थी सर। उस समय वहाँ के बीसीएमओ सर ने मेरे को ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने सफलतापूर्वक इसको निभाया था सर। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए संतुष्टिदायक था सर। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी है, इससे महिलाओं को क्या फायदा हुआ? जी सर। सर महिलाओं को एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि अगर महिला जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के किसी और भारतीय नागरिक से अगर विवाह करती है तो उसके बाद में भी उसकी नागरिकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा सर। भारत की नागरिकता उसकी बनी रहेगी सर। और जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग से अब है नहीं, जम्मू कश्मीर की नागरिकता को वैसे भी हटा दिया गया है, तो अब वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगी सर। राजस्थान के विकास के लिए भी 5 ऐसी बातें बताओ जो आप करना चाहोगे। जी सर। सर राजस्थान के विकास में पश्चिमी राजस्थान के लिए जो भूजल के लिए मैं और प्रयास करना चाहूँगा सर। भूजल के स्तर को और किसी तरह से बढ़ा दिया जाए ताकि वहाँ के किसानों को और वहाँ के लोगों को पेयजल भी मिले और किसानों को सिंचाई का जल भी मिले सर। और सर दक्षिणी राजस्थान में जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग रहते हैं सर, वहाँ उन तक अभी तक भी शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुँच अभी तक भी ठीक तरीके से हो नहीं पाई है, बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी। मैं सोचता हूँ सर वहाँ पर कुछ एनजीओ की मदद लेकर वहाँ पर भी अगर मैं प्रयास करूँगा तो वो भी इसमें होगा सर। और सर गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में नशा की प्रवृत्ति के बढ़ने की वजह से युवा वर्ग में थोड़ा वहाँ पर कुछ ऐसी विकृतियाँ भी देखी जा रही है सर। मुझे लगता है जो क्रॉस बॉर्डर और जो ये स्मगलिंग जो होती है इसको मैं रोकने का वहाँ पर प्रयास करूँगा सर। और सर जो डांग क्षेत्र और वहाँ पर जो ये जहाँ पर रेवाइंस जो बन रहे हैं सर, वहाँ पर सॉइल इरोजन को रोकने का भी मैं प्रयास करूँगा सर। साथ में डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए वृक्षारोपण और यहाँ के पर्यावरण को और ज़्यादा अच्छा वृक्षारोपण और वनारोपण सुनिश्चित करने का प्रयास करूँगा सर। अच्छा, राजस्थान सरकार ने एक योजना चला रखी है, मुख्यमंत्री उद्यम प्रोत्साहन योजना। जी सर। क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। सॉरी सर मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ सर। मैंने इसके बारे में पढ़ा तो था लेकिन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके, राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्या स्थिति है?
राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्या स्थिति है? राजस्थान की सौर ऊर्जा की स्थिति, अ, राजस्थान में 145 गीगावाट तक की क्षमता है सौर सौर ऊर्जा उत्पादन की। लेकिन अभी जो प्रतिस्थापित जो क्षमता है वो करीब 5,000 के आसपास हमने सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू कर दिया सर। एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं सर, क्षमा कीजिएगा सर। अभी राजस्थान में कितना प्रोडक्शन हो रहा है सौर ऊर्जा का? सर 5,000 के आसपास है, मैं एग्जैक्ट फिगर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्षमा कीजिएगा सर। 5,000 मेगावाट के आसपास है सर। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि भारत सरकार ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है? सर भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा फेम 2 करके एक स्कीम लेके आई है जिसमें फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चर को और जल्दी अडॉप्ट करने के लिए फेम 2 करके स्कीम लेके आई है सर। और अभी एक स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई है, और साथ ही वो ये भी कोशिश कर रही है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनके ऊपर कुछ और अनुदान भी दिया जाए सर। रूफ टॉप सोलर एनर्जी के लिए भी अनुदान सरकार दे रही है सर। और साथ ही सर बायोगैस के लिए, बायोफ्यूल गैस के लिए भी ये जो यहाँ कृषि का जो कचरा यहाँ पर जो उत्पन्न होता है सर, और कृषि के ऐसी उपज जो उत्पन्न होती है उनसे भी एनर्जी बनाने के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है सर। क्लेथरेट एक काम नाम सुना है आपने? क्लेथरेट? जी, क्लेथरेट मैंने नाम सुना है सर। क्या है ये? सर क्लेथरेट शायद आप कहें तो अनुमान लगाऊं मैं, अगर आप परमिशन देते सर। हाँ। सर मुझे लगता है ये समुद्र के अंदर एक जो मीथेन गैस फंसी होती है उसको शायद क्लेथरेट कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, चलो ठीक है। अभी जिसको ईंधन के चीन रूप ने में एक उपयोग में लेते हैं प्रयोग सर। चीन ने एक नया प्रयोग किया है जिसमें वो नाभिकीय संलयन के आधार पर ऊर्जा को उत्पादन का प्रयास कर रहा है। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ज्यादा कुछ है जानकारी? सर नाभिकीय संलयन के बारे में पहले मैंने पढ़ा था इसमें कि चीन अपना सूर्य बनाने का प्रयास कर रहा है, शायद उससे संदर्भ है ये। मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा क्या रहा हूँ बना सर। रहा है अपना अपना सूर्य? वो कैसे? हाँ, नाभिकीय संलयन की सहायता से वो एक ऊर्जा का स्रोत अपने पास डेवलप करना चाह रहा है सर। मैंने बहुत पहले इसके बारे में पढ़ा था सर, मैं पूरा रिकॉल इसको नहीं कर पा रहा हूँ सर। नहीं, फिर इसको सूर्य कैसे कहेंगे अब? क्योंकि सूर्य में भी संलयन से ही वहां पर सोलर एनर्जी रिलीज होती है सर, इसलिए संलयन वहां और पर संलयन से जो ऊर्जा बना। संलयन और विखंडन में क्या फर्क है? सर विखंडन में तो एक बड़ा परमाणु टूटकर दो छोटे परमाणु में विभक्त हो जाएगा सर, और संलयन में दो छोटे परमाणु आपस में मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाएंगे, जैसे दो हाइड्रोजन के मिलकर एक हीलियम के परमाणु बना देते हैं सर। चलो, अभी वर्तमान संदर्भ में क्या भारत और पाकिस्तान को बातचीत शुरू करनी चाहिए? सर बातचीत का तो हमेशा रास्ता खुला रहना ही चाहिए सर, भारत और पाकिस्तान को बात भी करनी चाहिए सर। बातचीत से ही मुझे लगता है कि आगे बढ़ा जा सकता है सर। ठीक है। अभी भारत और नेपाल के बीच में काफी विवाद भी रहा, वहाँ राजनीतिक उठापटक भी काफी रही। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत ने नेपाल में अपनी जमीन खो दी है? नहीं सर, उस समय जब ये घटनाएं हो रही थी तब जरूर कुछ ऐसा फील हो रहा था सर। लेकिन इतने लंबे समय के बाद में अब लगता है कि नहीं, भारत की पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी, और चीन का प्रभाव वहाँ पर कम हो रहा है। भारत अपना प्रभाव वापस उसी तरह से प्राप्त कर रहा है वहाँ पर। मुझे लगता है कि भारत ने ठीक किया था, और भारत का प्रभाव अभी भी उतना ही है सर। ओके। ओके, अतुल जी आप नए आगे। हाँ कृष्णा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। कहाँ के मूल निवासी हैं कृष्णा जी आप? सर मैं पाली जिले का मूल निवासी हूँ सर। अच्छा, बताएं पाली के बारे में। सर पाली जिला
अरावली के पश्चिम की तरफ एक पूरे राजस्थान में मध्य में उपस्थित एक जिला है सर, जो अपने अन्य 8 जिलों के साथ में बाउंड्री शेयर करता है सर। ये इसका कुछ भाग, इसका पश्चिमी भाग तो बानर क्षेत्र में है और इसका पूर्वी भाग अरावली के क्षेत्र में शामिल किया जाता है सर। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर पहाड़ियाँ, पूर्वी भाग में पहाड़ियाँ भी है और पश्चिमी भाग में मैदान भी है सर। इसके अलावा ये जैन धर्म के लिए जैन पंचतीर्थी की वजह से बहुत फेमस है सर। यहाँ पर जैन धर्म का बहुत अच्छा विकास हुआ है सर। सांस्कृतिक और ये स्थापत्य की दृष्टि से यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्थल है सर, जिसमें पाली में स्थित सोमनाथ मंदिर है, रणकपुर मंदिर है, मगरमड्डी माता मंदिर निमाज में है सर। और इसी तरीके से और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर यहाँ का जो 13 ताली नृत्य है वो यहाँ का प्रसिद्ध है सर। अच्छा, पाली में जो जैन धर्म के मंदिर हैं, वो अधिकतर किस संप्रदाय से संबंधित है, श्वेतांबर या दिगंबर से? सर श्वेतांबर से संबंधित मंदिर है सारे सर। अच्छा, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर, उनके मत में क्या अंतर था या उनकी न्यायों में क्या मत था? सर श्वेतांबर और दिगंबर में जो शाब्दिक अर्थ के अनुसार जो मुझे अंतर पता है बस वही पता है सर, इससे ज़्यादा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। श्वेतांबर में ये सफ़ेद कपड़े पहनते हैं सर, दिगंबर में बिना कपड़ों के ये रहते हैं सर साधु। और इसके अलावा सर अच्छा, आपको क्या कारण जो लगता है, भी क्या धर्म के कारण बारे रहा में होगा जानना कि चाहें। जो दिगंबर है उन्होंने वस्त्र त्याग दिए होंगे? महावीर स्वामी ने भी वस्त्र त्यागने की बात की, क्या कारण रहा होगा? सर दिगंबर और जैन, पूरे जैन समाज में अगर देखें तो संयम पर बहुत अधिक बल दिया जाता है सर। दिगंबर समाज में भी शायद संभवतया संयम पर बल देने के लिए इस प्रकार से क्या हो गया, जितेंद्रिय जो एक इंद्रियों को जीतने के लिए एक उस पर बल दिया जाता है, इसी वजह से शायद ऐसा किया गया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ सर। अच्छा, पाली जिले की प्रशासनिक व्यवस्था बताइए, कितने उपखंड हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितनी पंचायत समितियां हैं? जी सर। सर पाली एक जिला हेडक्वार्टर पाली में है सर। इसमें 10 उपखंड है, 10 पंचायत समितियां हैं सर, और इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र है सर। और पाली का जो पाली में पाली और राजसमंद लोकसभा क्षेत्र और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र, तीनों का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है सर। सर पाली के जो कुल 342 इसमें ग्राम पंचायतें भी हैं सर इसमें। अच्छा, हाँ, पाली जब पाली जिले की बात करते हैं तो पर्यटन की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। तो पाली में पर्यटन की दृष्टि से क्या 3 मुख्य चुनौतियां हैं? और यदि आप पाली को ध्यान में रखते हुए बात करें तो आप क्या उसमें सुधार लाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? जी सर। सर पाली के जो मुख्य पर्यटन स्थल ये कुंभलगढ़ के आसपास है सर, और अरावली में है, और अरावली का कुछ क्षेत्र वन क्षेत्र में भी शामिल है सर। तो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर यह है कि वहाँ पर्यटन को विकसित करने के लिए और वहाँ पर थोड़ा वनों के साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती सर, ये एक बड़ी चुनौती है सर यहाँ पर। यहाँ स्ट्रिक्टली अगर हम वन के जो नियम हैं और जो अधिनियम है उनका पूरा पालन करके अगर अपन यहाँ पर प्रोत्साहन देवें तो ये ठीक किया जा सकता है सर। और दूसरा यहाँ पर जो बड़ी चुनौती मुझे लगता है सर कि जो पर्यटन जो क्षेत्र हैं सर, पर्यटन क्षेत्रों के बारे में प्रचार इतना अधिक नहीं हो पाया सर। अगर और अच्छा अगर प्रचार करें सोशल मीडिया का उपयोग लेकर, या बाहर के जो दूसरे राज्य और दूसरे जहाँ पर जैन धर्म के लोग अधिक रहते हैं वहाँ पर अगर इसका प्रचार करें तो पर्यटन को और सुधारा जा सकता है। यहाँ पर संभावना है अच्छा, सर जो ठीक है, आपकी जो आप हॉबी लिखी है लघु कथा लेखन। जी सर। अच्छा, क्या होता है लघु कथा लेखन? सर लघु कथा लेखन की एक विधा है सर, और उस विधा में मैं लघु कथा लिखने का प्रयास करता हूँ सर। अच्छा, लघु कथा में मूल क्या होता है, मनोरंजन या शिक्षण?
सर, मनोरंजन तो किसी भी कथा या किसी भी कहानी में होना ही चाहिए सर, लेकिन यहाँ पर मुख्य एक संदेश होता है सर। अच्छा, पहले ये माना जाता है लघु कथा लेखन होता था तो उसकी परंपरा ये रहती थी कि उसके विषय जो होते थे वो देवता, दानव और पशु ये अधिक हुआ करते थे। और अब ये कहीं न कहीं उस विषय को हट करके मानव केंद्रित ज्यादा होने लगा है। इसका क्या कारण जी सर, मुझे लगता है सर कि समाज में जो व्याप्त जो कुछ विसंगतियां होती हैं सर, यही आकर्षित करती है। और हो सकता है पहले लोगों को आकर्षित करने के लिए ये जो देवता और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट रखे जाते होंगे सर। लेकिन आजकल जो समाज की विसंगतियां और मानवीय रिश्ते और मानवीय संवेदनाओं को विषय बनाया जाता है सर। सर लेफ्ट हो गए, मेरा कोई कॉल आ गया। सैनी सर। अच्छा। सर आप अनम्यूट करो, सैनी जी अनम्यूट करो। हेलो। हाँ सर। जी सर। लघु कथा और कहानी में क्या फर्क है? सर सर, लघु कथा और कहानी में मुझे लगता है फर्क बस वही है सर, जो एकांकी और नाटक में है सर। इसमें एक ही भाव होता है और एक ही दृश्य होता है सर। इसमें एक से ज्यादा भाव और एक से ज्यादा दृश्य से बचने की कोशिश की जाती है लघु कथा में, जबकि कहानी में एक से ज्यादा भाव भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा दृश्य भी हो सकते हैं सर। और पात्र की भी इसमें स्वतंत्रता होती है। कहानी में पात्र भी अधिक पात्र का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। एक फिल्म और एक एक दूसरा बड़ा टीवी अंतर यह सीरियल। है कि इसमें कम शब्द में कहने का प्रयास किया गया। जी, मैं सुन नहीं पाया सर, क्षमा कीजिए, अगर वापस आप मैं रिपीट कर कह रहा हूँ, पाएंगे। एक फीचर फिल्म और एक टीवी सीरियल। जो फीचर फिल्म होती है और एक टीवी का जो सीरियल होता है, एपिसोडिक सीरियल जो होता है, जी जी सर। इन दोनों में किसको आप लघु कथा और किसको आप इसमें कहानी का रूप देंगे? इसकी स्क्रिप्ट जो होती है वो कौन से रूप में होती है दोनों की? सर, इसमें से लघु कथा तो मुझे लगता है दोनों को ही नहीं कहा जा सकता है सर। फीचर फिल्म एक पूरी कहानी है सर, और उसकी तुलना एक बड़ी कहानी से की जा सकती है सर। और जो सीरियल या जो धारावाहिक है सर, वो भी एक बड़े एक उपन्यास की तरह कहा जा सकता है सर, जिसको छोटे छोटे भागों में बांट कर दिखाया जाता है। एक एपिसोड एक लघु कथा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है सर। ऐसा हुआ भी है सर। जैसे प्रेमचंद जी की एक तहरीर करके एक प्रेमचंद जी के कहानियों पर लिखी हुई एक तहरीर करके एक सीरियल चला करता था सर। उसमें हर बार एक नई कहानी पर मंचन होता था सर। ये गुलजार जी ने बनाया था सर। अच्छा, अतुल जी आगे क्या, महावीर जी? सर अतुल सर का मैसेज आया, उनका नेटवर्क इश्यू आ रहा है तो 15 मिनट बाद में ज्वाइन करेंगे। आप वो थोड़ा करके या फीडबैक कर दो सर, टाइम हो गया इनका। ओके ओके ओके। कृष्ण गोपाल जी, आप गवर्नर और मुख्यमंत्री इन दोनों के रिलेशन के बारे में बताएं कुछ। हाल के दिनों में ये काफी विवादित रहे हैं। जी सर। सर, गवर्नर और मुख्यमंत्री का जो रिलेशन है सर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रिलेशन है सर। जहाँ पर गवर्नर केंद्र और राज्य के बीच में संपर्क के लिए एक सेतु का कार्य करता है सर। वहाँ पर जो मुख्यमंत्री है, गवर्नर की सहमति के बिना कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं सर। तो अंतर्निर्भर रिलेशन है सर इन दोनों में, और दोनों के बीच में विश्वास भी एक आवश्यक अनिवार्य एक है सर इसमें। नहीं, लेकिन बिना विश्वास गवर्नर के पे इनको हमेशा ऐसे आरोप लगते रहे कि वो सेंटर के एजेंट के रूप में काम करता है। जी सर, संविधान के अनुसार कार्य करते हैं सर, और सेंटर के निर्देशों पर कार्य नहीं करके मुझे लगता है कि संविधान के अनुसार कार्य करते हैं सर। ऐसे फिर में ऐसे आरोप कुछ क्यों ऐसी लगते हैं तो? कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती है सर, और जो सत्ता में उस राज्य में जो पार्टी है उसके कुछ और जनहितार्थ कुछ ऐसे उद्देश्य हो सकते हैं जिनके संगत उनका अगर व्यवहार नहीं होता है, ऐसे आरोप लगते रहते हैं सर। नहीं तो ऐसा क्यों नहीं कर देती सरकार की, जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी का गवर्नर नियुक्त कर दे, सारे विवाद ही खत्म हो जाएंगे।
सर ऐसा मुझे लगता है व्यवहारिक रूप से तो संभव नहीं है सर, क्योंकि गवर्नर का कार्यकाल और मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अतिव्यापन होता है सर। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक से ज़्यादा गवर्नर भी होते हैं सर। और ऐसा ऐसे में ये संभव नहीं है कि एक ही पार्टी के नहीं तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि गवर्नर राष्ट्रपति की तरह गवर्नर का भी चुनाव करवा दें। अमेरिका में ऐसा होता भी है, फिर विवाद मिट जाएंगे। सर मुझे लगता है इससे और व्यवहारिक परेशानियां और खड़ी हो जाएगी सर, और विवाद के और जिस विवाद के बारे में अपन अभी चर्चा कर रहे हैं वो कहीं और ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा सर। जहाँ दो निर्वाचित व्यक्ति वहाँ पर होंगे तो वहाँ जो एक अधिकारों का जो है विवाद वो वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा सर। नहीं, विवाद तो क्यों बढ़ेंगे जब अमेरिका में सफलतापूर्वक चल रहा है प्रयोग, तो हमारे यहाँ भी कर सकते हैं हम। सर मुझे लगता है कि ये अनावश्यक भी है। जब चुनाव करके मुख्यमंत्री को चुन लिया जाता है तो ऐसे में इतना ही ज़्यादा व्यय करके, इतना ज़्यादा खर्च करके हम एक राज्यपाल के लिए भी चुनाव करावें, तो मुझे लगता है कि ये अव्यवहारिक भी है और अनिवार्य भी नहीं है सर। और जो हमारा राज्यपाल का कार्य ही इतना है कि यहाँ पर प्रमुख एक कार्यकारी प्रमुख है, लेकिन कार्य की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। तो ऐसे में इतने ज्यादा व्यय की मुझे लगता है कि आवश्यकता और व्यवहारिक भी नहीं है सर। चलो ठीक है कृष्ण गोपाल जी, आपके परफॉर्मेंस ठीक है, पर थोड़ा नॉलेज गैदरिंग बढ़ रहा है। आपका नॉलेज, जैसे सोलर प्लांट के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में मैंने पूछा तो आप थोड़ा कम बता पाए। कुछ और जानकारी जो आप मतलब, ठीक है, एक तो आप फ्लो बढ़ाओ थोड़ा, बोलने का आपका जो फ्लो है ना, वो आप बोलते हो, आराम से बोलते हो, लेकिन इतना टाइम आपको देंगे नहीं इंटरव्यू में। इसलिए थोड़े से बोलने का फ्लो आप बढ़ाओगे तो आप 2-4 क्वेश्चन के और एक्स्ट्रा जवाब दे पाओगे, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है। और अपने जैसे अतुल जी ने पूछा पाली के बारे में, तो आपने पश्चिमी राजस्थान का आराव लेके पश्चिम में है, इतना नहीं है बताने की, मतलब सीधा सीधा एक जो लेमैन आदमी, जो कॉमन आदमी बता सकता है, उसी टाइप से आपको बताना है। वो किताबी बातें नहीं बोलनी है कि आंसर लिख रहे हैं इसलिए अपने को बेस्ट बनाना है फैक्ट डाल के, उस टाइप से नहीं। आपको एक व्यवहारिक तौर पे दो जने आपस में आदमी किस टाइप से बात करते हैं उसी टाइप से आपको बताना है। ठीक है सर। ठीक है। हालांकि आपकी हॉबी, आपने जहाँ तक मेरी जानकारी थी, अच्छी तैयार करी हुई है। हो सकता है इसको थोड़ा और एनरिच करें इसको। और बाकी राजस्थान के बारे में और ये इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, इन बारे में थोड़ा सा आप ज्यादा अवेयर हो। बाकी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फ्लो बढ़ाने की कोशिश करो, अच्छा है। ऑल द बेस्ट। ठीक है सर।